हेलो दोस्तों, नमस्कार आप सभी को। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है कि सब ठीक है, एकदम स्वस्थ है। और आज हम बात करेंगे वो जनजाति के बारे में बात करेंगे, यानी कि जनजाति आंदोलन के बारे में बात करेंगे। हमारे आधुनिक राजस्थान के उदय की जो पृष्ठभूमि थी वो लगभग चल रही है लगातार, और उसके अंदर हमने 1857 की क्रांति के बारे में बात कर ली है, और तांते टोपे जी के बारे में बात कर ली है, और आज जनजाति आंदोलन के बारे में बात करेंगे, जिसके बारे में एक तो भील जनजाति आंदोलन है जिसे हम भगत आंदोलन कहते हैं, और दूसरा एक ही आंदोलन है, फिर तीसरा है मीन आंदोलन। तीन महत्वपूर्ण आंदोलन है, इनसे ही ज़्यादातर रिलेटेड सवाल पूछे जाते हैं। और भी आंदोलन हैं, लेकिन कंप्लीटली एग्जाम के अंदर यही पूछते हैं, यानी कि जो कम एग्जाम होते हैं उसके अंदर, है ना। भील आंदोलन, भील आंदोलन या भगत आंदोलन कह सकते हैं। भगत आंदोलन, आंदोलन इसके नेतृत्व करने वाले गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह ना, जिसका जन्म 20 दिसंबर 1858, 20 दिसंबर 1858 को डूंगरपुर ये बांसिया गांव है ना, बांसिया गांव में। और इनकी मृत्यु कंबोई गुजरात 30 अक्टूबर 1931, 30, 40, 50, 60, 70, 75 साल के आसपास इन्होंने अपना जीवन यापन किया। ये था गुरु गोविंद सिंह का सामान्य परिचय, और इन्होंने किस प्रकार अपने देश के प्रति योगदान दिया और भील जनजाति के प्रति जागरूकता उत्पन्न की। और इन्होंने सामाजिक धार्मिक क्षेत्र में देखा जाए तो फिर इनका जितना योगदान है उतना शायद लगता है किसी का योगदान मिलेगा, है ना। बहुत कम मिलते हैं ऐसे लोगों का योगदान जो अपने समाज को जागरूक करते हैं। इन्होंने ज़्यादातर काम किया है वो अपने समाज के क्षेत्र में काम किया है। समाज के अंदर कुरीतियाँ फैली हुई थी, लोग जो जाति थी भील जाति वो शराब पीती थी, बच्चों को पढ़ाती नहीं थी। अब पढ़े तो उस टाइम कहाँ थी, जो अंग्रेजों का इस प्रकार का शासन व्यवस्था फैली हुई थी, जगह जगह कुरीतियाँ, यानी कि उसकी फसल होती थी वो अधिक से ज़्यादा उनको देनी पड़ती थी अंग्रेजों को। फिर इतना पैसा बचता नहीं, इतनी फसल बचती नहीं कि बच्चों को पढ़वा सके, है ना। फिर वो पढ़ाते नहीं थे और ज़्यादातर टेंशन में रहते थे, शराब पीते रहते थे। यही ज़्यादातर उनका काम था। और एकदम साफ मतलब कि सफाई में नहीं रहना, ये सारा इनकी जो कुरीतियाँ फैली हुई थी और आपस में लड़ी झगड़ा करना, ये सब इनके कुरीतियाँ के अंदर शामिल था। तो फिर गुरु गोविंद सिंह ने इनकी जो शिक्षाएं हैं वो बहुत कम थी, लेकिन इन्होंने जो युवा अवस्था के अंदर ही दयानंद सरस्वती इनका संपर्क हुआ है गोविंद सिंह जी का। गुरु गोविंद सिंह हाँ, दयानंद सरस्वती से भी है ना।
से भेंट यानी मिलना, उनसे संपर्क हुआ तो उन्होंने निर्देश दिया कि भाई समाज के अंदर जो कुरीतियाँ फैली है उसके अंदर ये जागृत करना है तुम्हारे समाज को, और ज़्यादातर समाज के अंदर इस कुरीति को दूर करना है। तो उन्होंने उनके निर्देशन में सारा काम अपने समाज के लिए लगा दिया और सारा जीवन उसने अपने देश के प्रति और समाज के प्रति लगा दिया। इनका तो उन्होंने एक सभा की स्थापना की थी 1883 में, वो संत सभा थी। क्या थी? संत सभा। 1883 में संत सभा की स्थापना, संप का मतलब क्या होता है? संप का मतलब होता है भाईचारा, है ना? भाईचारा, समाज में अच्छी व्यवस्था बनाना, समाज में अच्छी व्यवस्था बनाना, अच्छी व्यवस्था बनाना ये काम था। संप का मतलब होता है भाईचारा, समाज के अंदर अच्छी व्यवस्था बनाना और एक दूसरे के प्रति चाहना और लड़ाई झगड़ा नहीं करना, ये सब का संप का मतलब होता है। और संप है जब इसका मतलब ये होता है भाईचारा, तो सपाए यानी कि जाके जाके इकट्ठे करने लगे थे गुरु गोविंद सिंह ने और सभी को इकट्ठा किया था। और इसके जो जगह पड़ती हैं झाड़ोल है, कोरडा है ना, इसके अंदर इन्होंने सारे को इकट्ठा किया था। जब सभी आसपास के इलाके थे उनके गुजरात मालवा लगता था तो मेवाड़ का छोटे मोटे सबको शामिल किया था। और धीरे धीरे इनका विकास यानी कि इनका जो संत सभा था इनका प्रचार आगे तक बढ़ने लगा, यानी कि दक्षिणी राजस्थान से भी उत्तर राजस्थान की ओर, नीचे यहाँ गुजरात की ओर, मध्य प्रदेश की ओर बढ़ने लगा इनका जो प्रचार है कि भील जनजाति को जागरूक किया जा रहा है और समाज के प्रति। और इन्होंने फिर एक इनके सबसे पहले सम्मेलन हुआ था वो मानगढ़ की पहाड़ी पर हुआ था 1903 में मानगढ़ की पहाड़ी पर, इसके अंदर इन्होंने निर्देश दिया, यानी ये बात कही कि आज हम सम्मेलन कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप नशा पाता करते रहेंगे और समाज के अंदर लड़ता रहेंगे और बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे और अंग्रेजों को कर भगा देंगे, अंग्रेजों से जूझते रहेंगे। ये सारा काम बंद करना है, यानी कि सबसे पहले आप खुद एकदम ईमानदार रहेंगे, साफ सफाई करेंगे, साफ सुथरे रहेंगे और शराब नहीं पियेंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे। लेकिन आप तो अंग्रेजों से जूझ रहे, लेकिन आने वाली पीढ़ी तो कम से कम अंग्रेजों से नहीं जूझे, यानी वो पढ़ लिख के विकसित हो सकेंगी और अपने आप को एक अपने पैरों पर खड़ा कर सकेगी और बच्चे को सबको पढ़ाना है। तो उन्होंने सब जो भील जनजाति थी उन्होंने सब ने यह निर्णय लिया कि हमारे गुरु गोविंद सिंह जो बात कह रहे हैं वो एकदम सत्य है और उसके अनुसार हम काम करेंगे। हम ये प्रण लेते हैं कि हम शराब नहीं पिएंगे और हम बच्चों को पढ़ाएंगे और हम एकदम साफ सुथरे रहेंगे और कृषि करेंगे, खेती करेंगे, उस पर ज़्यादातर निर्भर रहेंगे और हो सके जितना कम हो सके अंग्रेजों को कर कम देंगे, है ना। ये बातें थी और 1930 के अंदर इन्होंने सभाएं की, मतलब कि सभा की थी और धीरे धीरे हर साल सभाएं होती रहती थी। और गुरु गोविंद सिंह जी इनका जो मेन लीडर थे और मतलब कि हर साल ये सभाएं करते रहते थे और धीरे धीरे चलते 1913 की बात है ना, 1913 में ये बात है। आसीवन ने शुक्ल पूर्णिमा जिसे 17 नवंबर 1913 इसमें क्या हुआ
ये बात शुरू होती है 10 नवंबर से, जब गुरु गोविंद सिंह जी के नेतृत्व में मानगढ़ की पहाड़ी पर सारे एकटे होने लगे कि भाई हमारे गुरु जी आदेश दे रहे हैं कि हम हर साल की भांति आज भी हम मानगढ़ की पहाड़ी पर एकटे होंगे और हमारे समाज के प्रति जो भी मतलब कितनी कुरीतियाँ हटी है और कितनी मतलब कि हमारा समाज विकसित की ओर बढ़ा है, क्योंकि टाइम 10 साल हो गए हैं और इसके बारे में चर्चा करेंगे गुरु गोविंद सिंह जी। तो लगभग ये क्योंकि हर साल इसका जो मतलब संख्या वो बढ़ती जाती थी, हर साल संख्या बढ़ती जाती थी। तो इस प्रकार मानगढ़ के पहाड़ी पर सारे एकटे हुए। तो ये बात जो राजस्थान जो मेवाड़ के जो राजा थे उनको भी अच्छी नहीं लगी, क्योंकि ये साहित्य के सूता सूत एक जगह होती है, उसके पास सूत गोश्ती सही भी है, देख लें तो आपसे सूत ये जो इलाका पड़ता है, क्योंकि इसके अंदर मेवाड़ के जो शासक वगैरह थे उन्होंने सरकार को निर्देश दिया एजीजी को कि भाई ये अब सारे एकटे हुए हैं मानगढ़ की पहाड़ी पर और हो सकता है इन्होंने एक सूद नीति वो जगह पड़ती है वहाँ पर अटैक करेंगे और वहाँ पर अपना शासन स्थापित करेंगे, ये खुद वहाँ का राजा बनेंगे, है ना, ये इनकी ये चर्चा। लेकिन ऐसा कुछ था नहीं, क्योंकि ये तो अपने समाज को सुधार रहे थे, किसी को इनका जो वो सिस्टम नहीं था कि भाई किसी के साथ अत्याचार किया जाए, नहीं किसी को अंग्रेजों को दबाना चाहते नहीं, कोई राजाओं को दबाना चाहते, बल्कि अपना समाज को सुधारना चाहते थे। जो हमारा सत्य है सत्य पर ही चलना चाहते थे। और ऐसे वीरों को, ऐसे गुरु को मैं सलाम करता हूँ, सल्यूट करता हूँ, जो कि देश के प्रति अपना जान तक कुर्बान करने के लिए भी पीछे नहीं हटे थे, है ना। तो युष्ण निर्देश देके भी राजाओं ने कहा कि ये सोच जगह होती है वहाँ पर अटैक करेंगे और वहाँ शासन स्थापित करेंगे। तो ये जब राजाओं ने ये बात कही तो फिर वो बात तो मानेंगे ना, तो इन्होंने भी बोल ही दी, फिर वो अंग्रेज तो मानेंगे। तो एजीजी ने जो सेनाएं भेजी और यहाँ पर भेजी, अब 10-11 तारीख को मतलब कि 10 नवंबर को आई थी, तो फिर ये यहाँ पर एक करेंगे और फिर 12 नवंबर को वो नीचे आई थी, है ना। जो कुछ जो गुरु गोविंद सिंह के निर्देशक थे, जो उनके जो नजदीक वाले थे, उन्होंने भी कहा कि हम ये हमारे जो मांगे हैं वो अंग्रेजों से बातचीत करेंगे और हो सकता है हमारी मांगे वो स्वीकार कर ले, तो ये ठीक बात है। तो उन्होंने अपनी मांगे मतलब कि पहाड़ी से नीचे आए और उन्होंने अंग्रेजों को दी कि हमारी मांगे मान ली थी और हम अपने आप चले जाएंगे, हमारा ऐसा कुछ नहीं। तो अंग्रेजों ने ये बात नहीं मानी, तो फिर धीरे धीरे 17 नवंबर बढ़ने लगा। 17 नवंबर तारीख है जो हम आश्विन शुक्ल पूर्णिमा की जो डेट थी वो नज़दीक आने लगी और इसे हम 17 नवंबर 1913 करते हैं। और उस दिन 1500 मतलब कि एजीजी की सेना ने गोलीबारी शुरू कर दी, जिसमें 1500 लोग मारे गए। बहुत भीतर से बात सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि 1500 लोग, जिसकी जनसंख्या कितनी है 1500, छोटी मोटी चीज होती है, 1500 व्यक्ति मारे गए थे, जिसमें हो सकता है महिलाएं भी थी, पुरुष भी थे, छोटे बच्चे भी थे, बड़े भी थे, है ना। हो सकता है कोई गर्भवती भी थी, है ना। हमारे देश के प्रति कितने अत्याचार के हैं अंग्रेजों, जिसके हम खुद अंदाजा नहीं लगा सकते। एक हमारा जो सरकार जो कानून होती है वो भी गर्भवती को कभी पास नहीं देती, लेकिन इन लोगों ने इस तरह हमारे साथ अत्याचार किया था, है ना, जिसका हम कभी भी अंदाजा भी नहीं लगा सकते थे। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि 1500 लोग मारे गए थे और इन्हें मतलब कि इन लोगों ने कभी किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं था। वीर जनजाति ने कभी भी किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं था, वो अपने काम के लिए निधड़क थी। वीर जनजाति ऐसी थी, महाराणा प्रताप की सेना के अंदर वो शामिल थी, तो वो वीर महापुरुष अकबर से लड़ पाया, है ना। इनका जो योगदान है हम कभी भी भूल नहीं पाएंगे। भील लोगों का योगदान कभी भी जिंदगी के अंदर भी नहीं भूल सकते, इतने ईमानदार थे, है ना। इसके बारे में आगे बात करते हैं। ये मतलब कि आश्विन शुक्ल पूर्णिमा 17 नवंबर 1913 को इन्होंने अंग्रेजों ने अटैक किया, जिसमें 15 लोग मारे गए थे। यह बहुत बड़ी हमारा आश्विन घटना है, बहुत दुखदायी घटना है कि इतने लोग मारे गए थे। देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं फिर साथ साथ में उतार लेगा ना, मैं आगे दूसरा टॉपिक शुरू करता है। फिर एक बार बात बताओ, गुरु गोविंद सिंह को फिर सजा हुई थी 20 साल की। कितनी होती? 20 साल। अगर बंदे को ऐसा कुछ विशेष काम भी नहीं किया लेकिन 20 साल की सजा हो गई, लेकिन 10 साल बाद उसको छोड़ दिया गया। फिर एक कंबोई गुजरात में चले गए थे, मैंने बताया था ना उसकी मृत्यु कंबोई गुजरात में चले गए थे, फिर उसकी मृत्यु हो गई थी। हाँ, इस प्रकार उन्होंने अपना देश के प्रति योगदान दिया था गुरु गोविंद सिंह ने। चलिए आगे देखते हैं।
अब देखते हैं एक आंदोलन है ना, फिर एक मेन आंदोलन, वहाँ जनजाति आंदोलन कंप्लीट हो जाएगा। एक ही आंदोलन, एक ही आंदोलन, एक ही आंदोलन। इसके जो प्रवर्तक थे, जो इसको आगे बढ़ाने वाले थे, जो इसका निर्माण करने वाले थे, वो थे मोतीलाल तेजावत, है ना, मोतीलाल तेजावत, ये इनका जन्म कोलियारी उदयपुर में हुआ था, कोलियारी उदयपुर में, उदयपुर में। और ये शायद एक कोठा या एक जगह पे उनके कोठा, मतलब कि कामदार वगैरह पे नियुक्त थे। और इन्होंने अपने देश के प्रति रहने की एक आंदोलन, भील आंदोलन, जिसे भी भील आंदोलन कहा, लेकिन हमको जाना भगत आंदोलन एक ही आंदोलन, इनको भील आंदोलन नहीं कहा जाता ना, एक ही आंदोलन। मोतीलाल तेजावत ने और कोलियारी उदयपुर में इनका जन्म हुआ था, जन्म है ना, जन्म आगे देखना। 1921-22 में एक आंदोलन चला था और इन्होंने भूमठ के अंदर, भूमठ एक जगह पड़ती है ना न्यूयॉर्क में, भूमठ, इसमें इन्होंने, हम कह सकते हैं कि अशुद्ध राजनीति, अशुद्ध राजनीति और संगठन निर्माण के लिए इन्होंने भूमठ के अंदर जो भील जनजाति थी उनको एकत्रित किया था। और उन्होंने जो समाज के अंदर कुरीति थी, इन्होंने भी सुधार किए थे। और इन्होंने खास कर इनका जो योगदान था वो अंग्रेजों के प्रति रोक व्यक्त करना, यानी विरोध व्यक्त करना था। क्योंकि उस समय समाज के अंदर, क्योंकि ये तो हमारे जो गुरु गोविंद सिंह की 1913 के अंदर वो जेल चले गए थे। उनके बाद में एक आंदोलन भूमठ में, ये 1921 में बाद में ना 8-9 साल बाद में ये शुरू हुआ था। तो इसके अंदर जो कर वगैरह थी अधिक देना पड़ता था। तो अंग्रेज थे लूट देते थे, लूट दे जाते थे, यानी जो खेत फसल होती थी उनका ज़्यादातर वो हिस्सा ले लेते, किसान वो कम ले जाते थे, फिर वो भी बच्चे को नहीं पढ़ा सकते थे, ऐसी हालात थी। फिर इन्होंने 21 मांग अंग्रेज को सामने लगी, 21 मांगे, सूत्रीय है ना, सूत्रीय मांगे लिखा, ठीक है, 21 सूत्रीय, 21 सूत्रीय मांगे, सूत्रीय मांगे, सूत्री मांगे, 21 सूत्री मांगे, सूत्रीय नहीं, सूत्री थे ना, सूत्री मांगे, जिसे मेवाड़ की पुकार कहते हैं, है ना, बात ध्यान रखना, मेवाड़ की पुकार, मेवाड़ की पुकार, है ना, ये कहना ना, मेवाड़ की पुकार। ये बातें है कि अंग्रेजों के सामने कि ये हमारी मांगे हैं, आप मांग लीजिए, इसमें आपकी भलाई है, नहीं फिर इसका परिणाम क्या होता है वो आप खुद देख सकते हैं। और हाँ, इसका परिणाम भी निकला था, लगा टाइम, लेकिन अंग्रेजों को जाना पड़ा। ये सब अंग्रेजों को यहाँ से भागना, ये सब देन इन्हीं लोगों की है, जो आज हम शांति से यहाँ पर बैठे हैं और शांति से पढ़ते हैं और शांति से भी कहीं भी रह सकते हैं, कहीं भी घूम सकते हैं और सबको अधिकार समान तरीके से मिला है, वो सभी है, इन्हीं की देन है। और मैं कहता हूँ कि इन लोगों को सलूट करना चाहिए, इन गुरुदेव को सलूट करना चाहिए, ऐसे महापुरुष महायोद्धा को सलूट करना चाहिए जो अपने देश के प्रति कितना योगदान दिया है ना। तो एक बात तो ये है कि हमको भी पीछे नहीं रहना चाहिए, किसी न किसी रूप के अंदर हमारी मातृभूमि है और हमारा देश है भारत, इसके प्रति भी हमारा कुछ न कुछ योगदान होना चाहिए, है ना। बोले मेवाड़ की पुकार, पुकारिएगा, पुकार, मेवाड़ की पुकार मांगे रखी, लेकिन इसका कोई परिणाम नहीं निकला, अंग्रेजों ने किसी प्रकार की बात नहीं मानी। तो फिर ये भी इसका जो प्रभाव है वो पड़ने लगा जगह जगह, गुजरात, मालवा, विजयनगर, पालनपुर,
चालनपुर, विजयनगर, और गुजरात, मालवा, इन जगह पर इनका प्रभाव बना रहता है। और एक दो क्षेत्र और देखिए जो आसपास वाले इलाके है ना क्षेत्र। तो फिर धीरे धीरे प्रभाव अधिक बढ़ने लगा, तो इन्होंने एक स्थान पड़ता है विजयनगर, नीमड़ा। क्या पड़ता है? नीमड़ा है ना। इस नीमड़ा के अंदर सब जो भील थे एकत्रित हुए, कभी हमको इनके प्रति रुख जताना पड़ेगा, विरोध करना पड़ेगा, क्योंकि ये अंग्रेज हैं, इस तरह से कुछ जाने वाले नहीं है ना। इसको अलग तरीके से नजर मतलब कि भगाना पड़ेगा। तो इन्होंने अपना रुख व्यक्त किया और नीमड़ा एक जगह पर थी, वहां पर वैशाख पूर्णिमा है ना, वैशाख शुक्ल पूर्णिमा, तारीख 6 मार्च 1922 है ना, जिसे दूसरा जलिया वाला बाग हत्याकांड है ना, बाग हत्या कांड के नाम से जाना जाता है। और इन्होंने जो सबसे पहले जो मतलब कि एकत्रित हुए थे वो थे मातर कुंडिया में। कहाँ पर है मैंने बताया नहीं पहले ना, मातर कुंडिया में। हाँ, इन्होंने यहाँ पर सम्मेलन किया था, सभाएं की थी और अंग्रेजों के प्रति रुख जताया था कि हमारे ये मांगे हैं, मान लीजिए। और इन्हें मोतीलाल केरवल ने सबको ये आश्वासन दिया, यानी कि निर्देश दिया, मैं यकीन दिलाता हूँ कि आने वाले कुछ समय के अंदर ये कर वगैरह सारा कम लेना पड़ेगा, यानी कि सीमा कम होगी। आप अधिक ले रहे हैं, कम होगी, लेकिन ले इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन कम लेना चाहिए, अधिक नहीं लेना चाहिए। इसमें हमारा भी शोषण होता है। और सब वहाँ पर जो भीड़ जनजाति थी उन्होंने भी ये प्रण लिया कि हम कर नहीं देंगे, और देंगे तो मुझे बहुत कम देंगे ना, अधिक नहीं देंगे, इस तरह नहीं देंगे, यानी बिल्कुल भी नहीं देंगे, ऐसे भी इनकी भावना थी, नहीं देंगे। क्योंकि हमारे साथ इस प्रकार का शोषण हो रहा है, किसी प्रकार के कोई भी इन्होंने हमारे को सहयोग नहीं करा है, और हम फसल करते हैं तो लूट के ले जाते हैं। इसका भी कुछ न कुछ सॉल्यूशन निकलना चाहिए। और ऐसे इस प्रकार आंदोलन लगातार करते रहे। और 1921 में फिर 22 के अंदर यहाँ पर सारे कर थे नीमड़ा के अंदर। और यहाँ पे मतलब कि जोरदार ये बात कहते हम अंग्रेजों की बात नहीं मानेंगे। और किसी ने कोई बात आगे जाके बोल दी अंग्रेजों कि इस प्रकार का आंदोलन कर रहे हैं, हो सकता है कहीं पर अधिकार करेंगे, विद्रोह कर देंगे, वैसे और कुछ कर देंगे ना, 1857 की क्रांति जैसे विद्रोह हो सकता है, नहीं किस प्रकार। तो इन्होंने अंग्रेजों ने यहाँ पर फायरिंग की एक जी के नेतृत्व में, जिसमें 1200 भील मारे गए। 1200 भील मारे गए। हमारे लिए बहुत दुखदायी घटना है कि यहाँ पर भी 1200 भील मारे गए थे। कुछ समय पहले कितने मारे गए थे, है ना? कुछ समय पहले भील 1500 भील मारे गए थे और यहाँ पर अब 1200 मारे गए। इस प्रकार की दर्दनाक घटनाएं हुई थी और इन्होंने कुछ इतना भी रुख नहीं जताया था, नहीं विद्रोह फैलाया था, नहीं किसी की हत्या की थी, फिर भी इनके साथ इतना अत्याचार होता है। माना जाता है ना, जो किसी की बात मान लेता है, जो कमजोर रहता है उस पर ज्यादातर अत्याचार होता है, उस पर लोग ज्यादा अपना प्रभाव दिखाते हैं, क्योंकि प्रभावशाली के सामने तो उसमें कुछ नहीं होता ना। वही अंग्रेज थे जो प्रथम विश्व युद्ध में हारने की कोशिश की, यदि भारत नहीं होता वो बच भी नहीं पाता था, फिर भी वो युद्ध को अंदर उसको बहुत बड़ी चोट लगी थी, है ना। दम है तो वहाँ पर लड़ना चाहिए ना, जीतना था मतलब जीत के दिखाते हैं हमको, हम ऐसे है, हमारे दम के सारे कूद रहे थे इस है ना चीज।
अब है मीना आंदोलन। मीना आंदोलन, मीना आंदोलन, आंदोलन है ना। इसके अंदर क्या सिस्टम था? ये मीना आंदोलन, इसमें कुछ जगह पड़ती हैं। आमेर है, आमेर है, वो गंग है, वो गंगी होना चाहिए, वो है गंग का। आमेर हो गंग है, नरेट है, शोभ, शोभ, बूट है, शोभ, बूट है, ये गलत है ना। आमिर है, ओगन है, नरेट है, यानी इसकी जगह इस तरह कुछ और जगह पे जोट वाला है, जोट वाला है। और भी कुछ जगह थी जो आपके आस पास जगह पड़ती थी। आमिर, ओगन, नरेट, जोट वाला और भी कई जगह थी। इसके अंदर क्या सिस्टम था? मीना जो थी वो चौकीदार करती थी, यानी जो उस जिसकी जगह थी, जिसका गांव था, उसके आसपास की रखवाली करना उसका काम था मीना। तब पता चला कि वहाँ पर लगभग ज़्यादातर चोरी होने लगी थी, भाई वहाँ पर चोरी बढ़ने लगी थी, कहीं पर किसी को कुछ गुम हो जाता था, कहीं पर कुछ और गुम हो जाता था। तब जब ये बात अंग्रेजों तक पहुँची कि हमारे राज्य के अंदर ऐसी चीज़ें गुम हो रही है, कहीं पर वो चीज़ गुम हो गई, कहीं पर गाया वैसे गुम हो जाती हैं, कहीं पर वो सामान गुम हो गया। तब अंग्रेजों ने क्या कर दिया, सारा कौन करता है कि शायद हमारी चौकीदारी से मीना करते हैं, अब इसका कौन चोरी करता है इसके बारे में हमको कुछ पता नहीं है। ताकि वो चौकीदार करता वही चोर है। अब जो बंदा चौकीदार करता वही चोर, तो कैसे संभव हो जाता नहीं है। लेकिन उन्होंने इनको चौकीदारी को यानी कि मीना को चोर साबित किया, यानी कि ये चोर है। तो इसके लिए इन्होंने क्या किया, कानून बनाया। कानून क्या बनाया? 1924 में, 1924 में क्रिमिनल ट्राइब्स के क्रिमिनल क्रिमिनल ट्राइब्स क्रिमिनल ट्राइब्स कानून, ट्राइब्स से देख लेना ना, क्रिमिनल ट्राइब्स कानून, जिसे हम पेशा अधिनियम है ना, पेशा अधिनियम कहते हैं। पेशा अधिनियम कानून है ना, वो पेशा अधिनियम कानून, अधिनियम, पेशा अधिनियम दादरी, 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 पेशा अधिनियम दादरी, जन्मदाता अपराधी, जन्मदात अपराधी, अपराधी, पेशा अधिनियम जन्मजात अपराधी, ये इस प्रकार का सिस्टम था। पेशा अधिनियम जन्मजात अपराधी, यानी जो ये आंदोलन जो इन पर जो कानून लगाया था कि जन्मजात, यदि कोई बच्चा जन्मा है ना, वो भी इसके मतलब वो भी अपराधी होगा। अब बच्चा जन्मा वो कैसे अपराधी होगा? तो उन्होंने ये भी सरकार ने कानून बनाया कि जो आसपास जगह पड़ती है ना, मान लीजिए 20 किलोमीटर है ना ये गाँव, इसके आसपास यहाँ पर चौकी पड़ती है, तो इन पर सारे पर यहाँ पर आके अपनी हाजिरी लगानी पड़ेगी। क्या लगानी पड़ती थी? हाजिरी, है ना। एक बार कैमरा ठीक नहीं है, वापस कर देता हूँ। अच्छा खुदा नहीं लग रहा मेरे ठीक है, ये भी ये भी कैमरा ठीक नहीं है ना। ठीक है ना, सही है ना। ये था जरा पेशा जरा आगे तरह नहीं थे, जरा पेशा अधिनियम
यहाँ पर आके हाजिरी लगानी पड़ती थी। ये तो फिर ऐसी बड़ी गलत बात है। फिर चौकीदारी वही करते हैं और यही यहाँ पर आके हाजिरी लगाएगा, तो फिर अत्याचार तो भेड़ मेना इन पर भी अत्याचार हो जाता ना, बाकी पर नहीं रहता। क्योंकि इन पर तो इस प्रकार अत्याचार होता है, वो पूरा हाजिरी लगेंगे, वो चोरी करते हैं इतने। लेकिन फिर अब किसी पर दबदबा लगता है, कोई किसी का जैसे मान लीजिए किसी घर में कोई चोरी होती है पड़ोस के अंदर, है ना, तो फिर उसको बोल देते हैं कि तो पास लगे चोरी तूने की है, तूने की है, तूने की है, तूने की है चोरी। फिर वो तो चोरी करेगा, क्योंकि अभी अपन चोर बन भी गए तो हम फिर पीछे क्यों रहे, क्योंकि हमको सजा भुगतनी पड़ती है। हम चोरी नहीं करते हैं फिर भी हम सबको सजा वही भुगतनी पड़ती है। यदि चोरी करेंगे तो भी सजा वही भुगतनी पड़ेगी। तो फिर कि अपना कुछ गुजरात को चलाना पड़ेगा, फिर उन्होंने चोरी करना शुरू कर दी, और क्या। तो इस प्रकार धीरे धीरे जो हमारे इनके जो महान जो समझदार लोग थे, उन्होंने बात का कहा, बात को बोला कि भाई हम इस तरह से चोरी करने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि हमको खुद को इनके विरुद्ध लड़ना पड़ेगा। यानी हम ज़्यादा चोरी करेंगे तो हमको ज़्यादा सजा मिलेगी, क्योंकि हमको तो इनके विरुद्ध तो लड़ना तो पड़ेगा। बाकी ऐसा तो कुछ काम नहीं चलेगा कि इनके बिना लड़े भी हम कुछ ना कुछ पा सकते हैं, ये तो संभव ही नहीं है ना। तो फिर इनमें जो थे वो थे मोती नहीं सॉरी जराया मानवलाल एंड छोटू राम महादेव राम जवाहर राम चाय राम मानवलाल छोटू राम महादेव राम जवाहर। चलो मानवलाल को नीचे लिखते हैं, ये थोड़ा बाहर में रहते हैं ना, एक साथ में थे ये मानवलाल छोटू राम जी को जब ये बात लगी कि भी बात ये ठीक नहीं है, क्योंकि अंग्रेज हमारे साथ इस प्रकार गलत व्यवहार कर रहे हैं, हमको चोर साबित कर रहे हैं, ये तो हमारे साथ अत्याचार हो रहा है। तो छोटू राम जी ने बात की महादेव जी से कि महादेव राम जी करते हैं ना, महादेव राम आपको क्या लगता है कि हम इस तरह से अंग्रेजों से जूझते रहेंगे? ये तो गलत है, ये तो अत्याचार है, ये तो अन्याय है हमारे साथ। तो महादेव राम जी ने कहा ठीक है, आपको यदि लगता कि हमारे साथ अत्याचार हैं तो फिर हम इसके प्रति कदम उठाना पड़ेगा। तभी इनको भाई कि और हमारे साथ कौन खड़े हो सकते, कभी जवाहर राम जी है वो भी ठीक है, क्योंकि वो बहुत अच्छे व्यक्तित्व हैं उनके अंदर, तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं, और मानवलाल जी भी जुड़ सकते हैं। फिर ये चार साथ में मिले थे, और फिर उन्होंने लगातार सब जो मीना दत्ती थी उनको एकता किया ना, मीना दत्ती को बुलाया कि हम कुछ ना कुछ इसका सॉल्यूशन निकालेंगे, है ना, ऐसा तो हम नहीं जूझते रहेंगे अंग्रेजों के प्रति। तभी इन्होंने एक जो सभा बनी थी वो बनी थी मीना जनजाति, है ना, मीना जाति सुधार कमेटी ये इनका तो कमेटी बने थे। इनके माध्यम से हम अंग्रेजों के प्रति विरोध जताएंगे कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है ना। इन्होंने ये बातें रखी, फिर अंग्रेजों के सामने बोला कि हमारे साथ ये अन्याय हो रहा है, कुछ न कुछ इसका सॉल्यूशन किया जाए, लेकिन हम चोरी करते नहीं फिर भी साथ हमारे साथ अत्याचार होता है। लेकिन कुछ समय बाद इसका कोई परिणाम नहीं लेकर निकला, फिर ये अपना आप ही रद्द होना पड़ा, है ना। फिर 1930 में जयपुर महाराजा ने इन पर सतत कानून लगा दिया। बोला जयपुर के महाराज के यही असली चोर है, इन पर सतत कानून होना चाहिए। ये जो हाजिरी लगाते हैं एक भी दिन भी मतलब नहीं रुकना चाहिए, हाजिरी परमानेंट रेगुलर इनकी हाजिरी लगनी चाहिए यहाँ पर, ताकि पता चले इन्होंने किस प्रकार चोरी की, चोरी में कमी आती है नहीं आती है। इस प्रकार सतत कानून लगाए थे, फिर और भी कुछ न कुछ कदम उठाए कि भी हमारे साथ इस प्रकार का अन्याय नहीं होना चाहिए। 1933 में
मीणा क्षेत्रीय क्षेत्रीय महासभा महासभा मीणा क्षेत्रीय महासभा 1933 में मीणा क्षेत्रीय महासभा का गठन किया और उसके माध्यम से अंग्रेजों का विरोध किया, लेकिन फिर भी कुछ भी परिणाम नहीं निकला, क्योंकि परिणाम जो जो कमजोर लोग होते हैं ना, वो कितना भी आंदोलन करता है ना, फिर भी उसका परिणाम बहुत टाइम लगता है निकलने में। हाँ, इस प्रकार आगे देखते हैं, आगे आपको बताते हैं। फिर इस प्रकार 1944 में, है ना, 1944 है ना, जैन मुनि मगन सागर जी इन्होंने नीम का थाना जो जयपुर पहला सीकर में, उसका सीकर के अंदर आता था और अब आता है अपना आप में एक अलग बन गया नीम का थाना, और ये अलग जिला बन गया ना। आगे देखते हैं, इसके अंदर इन्होंने सम्मेलन किया और फिर सम्मेलन के माध्यम से बताया कि अंग्रेजों को किस प्रकार से विरोध करना चाहिए। तभी इसके जो मंत्री वगैरह भी बने, अध्यक्ष भी बने और संयुक्त मंत्री भी बने, वो कौन थे तो देखते हैं ना। एक बार देख लो, इसको लिख लो, साइड स्क्रीनशॉट लो, इसका आगे मैं नीचे लिखता हूँ, लिखना पड़ेगा सारा। इसके जो अध्यक्ष थे समिति अध्यक्ष बंशीधर शर्मा, कौन थे? बंशीधर शर्मा। और मंत्री राजेंद्र कुमार, अजय कुमार अजय। संयुक्त मंत्री कौन थे? लक्ष्मी नारायण दरबार। संयुक्त मंत्री लक्ष्मी नारायण दरबार। और फिर ये बनाने के बाद में जो सम्मेलन था, उसके साथ अपने जो मांगे रखी थी वो 3 थी, है ना, कि भाई 3 मांगों के अनुसार हम कुछ हमारी जो मांगे हैं वो मांग लीजिए। क्या थी? पहली, मीणा जनजाति में कुरीतियां बुराइयां, कोष्ठक लगा देना, बुराइयां दूर करना। दूसरा, जो हमारे पर दयाम पेशा कानून, यह दादरी है ना, दादरी कानून तो लगता है वो हटाया जाए। तीसरा, हम चौकीदारी करना छोड़ना चाहते हैं, जिसके प्रति कदम उठाया जाए।
कदम उठाया जाए, है ना, ये बात है। क्योंकि पहली बात है मीना जनजाति की जो हमारी कुरीतियां हैं वो भी दूर करने की कोशिश की जानी चाहिए, और फिर जो हमारे ऊपर जो धराया पैसा कानून लगता है वो हटाना चाहिए, क्योंकि उसके माध्यम से हम जूझ रहे हैं और हम नहीं कुछ कर पा रहे हैं, नहीं कुछ खा पा रहे हैं, क्योंकि हमको रोजाना वहाँ पर अटेंड हाजिरी करनी पड़ती है, फिर हम कब जाए काम पर कब नहीं जाए, ये भी हमारे साथ सोल्यूशन मतलब कि अच्छा होता है। हम हाजिरी लगाने जाते हैं तो वो चौकीदार वहाँ पर होता ही नहीं है, कभी वहाँ पर हमको खड़ा रहना पड़ता है, कहीं तो लेट हो जाता है, फिर हमको डांटते हैं, मार पड़ती है, इस तरह से हमारे साथ अन्याय होता है। फिर हम चौकीदार पता ही नहीं करना चाहते, क्योंकि हम करते तो भले है लेकिन उसका मिलता फल उल्टा है, बुरे ही मिलती है ना, इसलिए हम करना ही नहीं चाहते। फिर इन्होंने फिर आगे कभी इस जो सम्मेलन समिति थी, जो सम्मेलन था, इसका प्रभाव आगे बढ़ाने लगे और उन्होंने कहा कि हम कुछ न कुछ आगे प्रयास करेंगे, अंग्रेजों को विरोध करेंगे। फिर बंशीधर सहमति अध्यक्ष मंत्री राजेंद्र कुमार और संयुक्त मंत्री लक्ष्मी नारायण जरवाल इनको बोला कि भी आप इम्पोर्टेंट हैं और आप इसके आगे रूप तैयार कीजिए और आगे बढ़िए। तो लक्ष्मी नारायण जरवाल ने कहा भी हाँ हमने ये काम करूँगा और 100% अंग्रेजों का विरोध करेंगे और अंग्रेजों को ये बात बता देंगे कि हम सत्य हैं, हम तो सत्य थे और सत्य हैं, क्योंकि हम ईमानदार हैं, हम ऐसा कुछ कर नहीं करते हैं, है ना। फिर इन्होंने अंग्रेजों के प्रति रुख जताया 1945 में, लेकिन बदकिस्मती से लक्ष्मी नारायण जरवाल को पकड़ लिया गया पुलिस के द्वारा 1945 में, है ना। 1945 में लक्ष्मी नारायण जरवाल को पकड़ लिया गया, फिर ठक्कर बाबा ने इसको हटाने के लिए जो ये कर था दरायाम पैसा कानून को हटाने के लिए अंग्रेज से भी बातचीत की, प्रयास किए थे ठक्कर बाबा ने पैसा कानून को हटाने का प्रयास किया। फिर शायद तक 31 दिसंबर 1931 हो सकता है, 31 अक्टूबर है या 31 दिसंबर है, 1931 की बात करते हैं, 1931। इसके अंदर क्या होता, जो अधिवेशन हुआ था अखिल भारतीय देशी लोक राज्य परिषद, है ना। यहाँ पर देखो, यहाँ पर हटाना पड़ेगा, ये बात हटा देता ना, देखिए फिर अखिल भारतीय देशी लोक राज्य परिषद का अधिवेशन, है ना, अधिवेशन। इसकी अध्यक्ष नेहरू जी ने की थी, नेहरू जी आए थे यहाँ पर, नेहरू जी आए और उन्होंने ये बात कही कि भी मुझे मेरा वो दिल है इस बात को मानता है कि इनके साथ अन्याय हो रहा है और ये दुखदायी घटना है, और मैं भी खेद प्रकट करता हूँ कि जो हमारे मीना भाइयों के साथ अन्याय हो रहा है, और हम अंग्रेजों से बात करेंगे इसके हटाने के लिए, और हम विरोध करेंगे कि हमारा जो दयाराम पैसा कानून जो हमारे मीना भैया के पर लगता है और ये हटाया जाना चाहिए। मैंने इन्होंने अपना खेद प्रकट किया था अखिल भारतीय देशी लोक राज्य परिषद, शायद तक 31 दिसंबर है, 31 दिसंबर है ना, 31 दिसंबर लगा रहे हैं, 21 दिसंबर 21 दिसंबर 1931 को। फिर आगे धीरे धीरे ऐसा ये बढ़ते गए और इसके बाद में 3 जुलाई 1946 1946
3 जुलाई 1946 को जयराम पेशा कानून हटाया। जयराम पेशा कानून, पेशा कानून हटाया, जिसके परिणाम जिसके परिणाम 1952 में देश भी आज़ाद हो गया, लेकिन तब तक भी इसका रूप रहा जयराम पेशा कानून लगता था, कानून के रूप से हट गया, लेकिन ऐसे कानून प्रभाव बढ़ता मतलब कि लगातार रहा। लेकिन 1952 में जाकर आम चुनाव होते, जब तक सारा पूरे राजस्थान का जो मेवाड़ था उसके अंदर कानून हट गया था। और इसका जो समतोल स्क्रीन कैमरा ठीक नहीं, एक और बता दो बात। ठीक है ना। 3 जुलाई 1946, 31 दिसंबर 45 है यहाँ पर, ये गलत है, 45 कभी जल्दी में हो जाता 1945। जयराम पेशा कानून हटाया गया, लेकिन 1952 में जाकर इसका परिणाम निकला था कि जहाँ पर पूरे राजस्थान मेवाड़ के अंदर ये कानून हटा था। मीणा जनता थे, इन्होंने इतना ऐसा है जो गलती करता नहीं वो भी वहाँ पर जाकर हाजिरी लगाई कि हम यहाँ पर आज मौजूद है, और आसपास की चौकी होती है वहाँ पर अपनी हाजिरी लगानी पड़ती थी। और इस प्रकार का ये अन्याय था, है ना। आज हमारे वीर जनजाति यानी भगत आंदोलन गुरु गोविंद सिंह, और एक ही आंदोलन मोतीलाल तेजावत, और ये मीणा आंदोलन कंप्लीट हुए, है ना। और वो एक हो गए जैन मुनि मगन सागर जी ने इनका था ना, ठक्कर बापा ने इसका आगे बढ़ाया था। इसके अध्यक्ष थे बंशीधर शर्मा, मंत्री थे राजेंद्र कुमार, और संयुक्त मंत्री थे लक्ष्मी नारायण जरवाल, है ना। ये थे इनके जो नाम वगैरह एक कंप्लीट, जो मैंने जो चीज़ बताई वो केवल पॉइंट बताए हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बारे में पूछ जाते हैं, और ये लिख देना, है ना। वो ये अपना भी उतार लेना, या फिर स्क्रीनशॉट सही हो सकता है, सच आपने ले लिया है साथ में, फिर भी ये चीज़ याद रखनी है। और मैंने जो भी चीज़ बताई है वो कहानी के माध्यम से बताई है, और लगभग आपको सबको पसंद आई होगी। और तब तक के लिए धन्यवाद। अगला मतलब की क्लास लगेगी जो राजस्थान में किसान आंदोलन हुए थे उसके बारे में हम कल और आगे अगले पीरियड में बात करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद वेरी मच।